Hello my dear students, once again welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great and आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने MHI 103 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो आपके जून सेशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब पे हम जो भी पढ़ाते हैं उनका फ्री PDF हमारी वेबसाइट पे मिल जाता है। उसका फ्री PDF लिंक अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लो और वहाँ पे हम आपको लिंक देंगे जहाँ से आप MHI 103 के फ्री PDFs को एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर के डिटेल्ड नोट्स को परचेज़ करना है जिसमें आपका सारा जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो पूरे कवर हो जाएं एक ही जगह पे, तो आप उसको परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको लियोपोल्ड वॉन रैंकी के बारे में बताना है कि वो कौन थे। साथ ही साथ आप बताएंगे कि हिस्ट्री को लेकर जो उनके व्यूज़ हैं उनके बारे में, ठीक है। लियोपोल्ड वॉन रैंकी जो हैं वो एक जर्मन हिस्टोरियन थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिकल हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। तो इसका मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है हिस्टोरियोग्राफी में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि MHI जो है आपका 103 हिस्टोरियोग्राफी का ही पेपर है। तो लियोपोल्ड वॉन रैंकी एक जर्मन हिस्टोरियन है जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिकल हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। और उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग जो है ना, हिस्ट्री राइटिंग का एक सोर्स बेस्ड और साइंटिफिक मेथड लेकर आए वो। साथ ही साथ उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है, प्राइमरी सोर्स पे जो रिलायंस है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया। यानी कि इतिहास जो है वो मनगढ़ंत ना होकर, ठीक है, मनगढ़ंत ना होकर सोर्सेज पे बेस्ड हो, साइंटिफिक हो, क्रिटिकल एनालिसिस उसका किया गया हो, इन चीज़ों पर वो क्या करते हैं, जोर देते हैं, ठीक है। तो उनके जो आइडियाज़ हैं, आज एक जो हिस्ट्री जिसको आज हम जानते हैं उसको पूरा एक शेप उन्होंने प्रोवाइड किया था। अब हम उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ उनको फाउंडर ऑफ एम्पिरिकल हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। So Reinke was the first to insist that history should be written using verifiable sources. So उन्होंने क्या बताया कि अगर हमें हिस्ट्री को लिखना है तो हमें कैसे सोर्सेज का यूज़ करना है, ऐसे सोर्सेज का जो वेरीफाइएबल हो, जिनको हम वेरीफाई कर सकें। और वो रिजेक्ट करते हैं किस चीज़ को? अगर कोई इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग होती है या कुछ भी मॉरल जजमेंट होता है, उन चीज़ों को वो रिजेक्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि जो जैसा था वैसा ही लिखा जाए, ठीक है। तो रियलिटी बेस्ड, सोर्स बेस्ड इतिहास पे वो जोर देते हैं जिसे हम एम्पिरिकल हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। उसके बाद वो पास्ट को जो समझना है उसके बारे में बताते हैं कि रैंकी आर्ग्यू करते हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें पास्ट को पूरा स्टडी करना चाहिए एज इट वॉज विदाउट जजिंग इट बाय मॉडर्न वैल्यू। ही बिलीव्ड ईच हिस्टोरिकल पीरियड हैज़ इट ओन यूनिकनेस। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे हिस्ट्री में देखो कई सारे पीरियड्स होते हैं, जो ब्रॉन्ज एज होती है, इस तरीके से शुरू होता है, एंशंट हिस्ट्री होती है, मेडाइवल हिस्ट्री होती है। तो वो कहते हैं कि जो भी हमारा अलग अलग हिस्ट्री में जो भी हमारे पीरियड्स रहे हैं, उस हर एक पीरियड्स की अपनी क्या है, एक यूनिकनेस रही है, उनकी एक विशेषता रही है उस टाइम की, जिसको हमें उसके एक ओन कॉन्टेक्स्ट में समझना है, जिसे आज हम हिस्टोरिसिटी कहते हैं, ठीक है। हिस्टोरिसिटी आप लोग समझ गए क्या होता है, जहाँ पे हम हर एक जो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है उसकी यूनिकनेस के हिसाब से उसको समझते हैं। उसके बाद वो सोर्सेज पे विश्वास तो रखते हैं, बट वो चाहते हैं कि उन सोर्सेज को क्रिटिकली इवेलुएट किया जाए ताकि उनके वो कितने सही हैं वो समझा जा सके और जो इतिहास है वो इमेजिनेटिव ना लगे। तो ऑल्दो रैंकी बिलीव्ड इन यूजिंग सोर्सेज, ही वॉज ऑल्सो अवेयर दैट नॉट ऑल सोर्सेज वर इक्वली रिलायबल। अब उन्हें पता है कि भाई सारे जो सोर्स हैं वो इक्वली रिलायबल नहीं होते। तो उन्होंने यहाँ पर एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कहते हैं हायरार्की ऑफ सोर्सेज, ठीक है। ये आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको एज इट इज़ मटेरियल मिलेगा, बट यहाँ पे जो हम आंसर लेकर आते हैं वो एकदम ईजी लैंग्वेज में उसको लिख के लेकर आते हैं। सो गाइस देखो, उनके हायरार्की ऑफ सोर्सेज में उन्होंने प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज को बताया है। जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, जो आई विटनेसेस जिन्हें हम कह सकते हैं, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं
सेकेंडरी सोर्सेज जिन्हें बाद में लिखा जाता है और वो लेस रिलायबल होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने प्रिसाइज डेटिंग एंड कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस ऑफ सोर्सेज पे बहुत ही ज़्यादा वो जोर देते हैं। तो ओवरऑल हमें रैंकी के कंट्रीब्यूशन में 3 चीज़ें समझ में आ गई। पहला कि उन्हें फाउंडर माना जाता है एम्पिरिकल हिस्टोरियोग्राफी का। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर आपने पूरा बता देना है कि एम्पिरिकल हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, कि हमें इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग नहीं करनी है और हमें हिस्ट्री को वेरीफाइबल सोर्सेज का यूज़ करके लिखना है, जो जैसा था उसको वैसा लिखना है। पास्ट को हमें समझना है, यूनिकनेस हर एक पीरियड की हमें समझनी पड़ेगी। उसके अलावा हमें ऐसे सोर्सेज का यूज़ करना है जिनको हम क्रिटिकली इवेलुएट कर सकें, जिन्हें हम क्रॉस चेक कर सकें, ताकि इतिहास में कुछ भी मनगढ़ंत ना हो। रैंकी जो है वो स्ट्रेस करते हैं हिस्टोरियंस को कि पहले वो इस्टेब्लिश करें फैक्ट्स को, सोर्स बेस्ड एविडेंस कलेक्ट करें, देन उसको इंटरप्रिटेट करें। इंटरप्रिटेशन को वो बाद में बोलते हैं कि फर्स्ट कलेक्ट फैक्ट्स। ही अपोज द आइडिया ऑफ यूजिंग सोर्सेज जस्ट टू प्रूव प्री कंसीव्ड थ्योरीज। तो हम क्या देखते हैं कि कई सारी ऐसी थ्योरीज होती हैं जो प्री कंसीव्ड होती है, जो पहले से बना ली गई होती हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना, पहले से बनाई गई थ्योरीज के सोर्सेज को हमें नहीं ढूंढना है, पहले हमें फैक्ट्स ढूंढ लेने हैं, तब बाद में उन्हें क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। ठीक है, उसके बाद गाइज उन्होंने जो मेथड्स हैं रेफरेंस वाले, उन सबको फॉर्मलाइज करा ताकि हर कोई एविडेंसेस को क्रॉस चेक कर सके, ये चेक हो सके कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है। ट्रेनिंग दिया उन्होंने हिस्टोरियंस को, तो उन्होंने हिस्ट्री का जो डिसिप्लिन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, यानी कि उसको एज अ सब्जेक्ट बना दिया कि भाई जो लोग हैं वो उसको पढ़ने जाने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन 1883 में उन्होंने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया ताकि वो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स को समझ सकें, और एक प्रोफेशनल क्लास, यानी कि उन्होंने हिस्टोरियंस की एक बहुत ही प्रोफेशनल क्लास यानी कि पीपल्स को ट्रेन करा, लोगों को। अभी यहाँ पे हम उनके मेजर वर्क्स को देखेंगे जिसमें ये सारे उनके आ जाते हैं। द हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस, द पोप ऑफ रोम, हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्मेशन इन जर्मनी, द ओटोमन एंड स्पेनिश एम्पायर, ये 4 आप बता सकते हो। और उन्होंने क्या इंस्टीट्यूट्स बनवाए हैं, जैसे कि मोन्यूमेंटा जर्मनी हिस्टोरिका, और कुछ जर्नल्स भी हैं। ठीक है, आप उनके बारे में भी बता सकते हो। हिस्टोरिस जिट श्रिफ्ट, जो भी इसका नाम है देख लेना, स्पेलिंग इसमें लिखी हुई है। और इन सभी के जो पीडीएफ्स हैं उनको अगर आपको फ्री पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको, तो वहाँ पे मैं लिंक जो है वो भेज दूंगी। ठीक है, वहाँ से आप ये सारे फ्री वाले पीडीएफ्स को ले सकते हो। Leopold von Ranke revolutionized the study of history by introducing rigorous empirical method and promoting the use of original sources। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि लियोपोल्ड वॉन रैंकी जो है उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग में क्या करके लाए हैं, वो उन्होंने एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन, यानी कि वो उन्होंने पूरी क्रांति ला दी, और उन्होंने प्रमोट किया ओरिजिनल सोर्सेज को प्रमोट करते हैं वो। और उनका बिलीफ है कि जो हिस्ट्री है शुड प्रेजेंट द पास्ट एज इट एक्चुअली हैपेंड, जैसा हुआ था वैसा ही दिखाया जाए। और उन्होंने एक फाउंडेशन रखा, आज जो मॉडर्न एकेडमिक हिस्टोरियोग्राफी है उसका फाउंडेशन भी उन्होंने ही रखा था। उनकी जो लेगेसी है वो कंटिन्यू करती है थ्रू प्रोफेशनल ट्रेनिंग, क्रिटिकल मेथड एंड द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग। सो गाइज, ये ओवरऑल आपने इनके बारे में बताना है। अभी यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनालिज जो स्कूल है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हुआ था और क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से एनालिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री को 1929 में 2 फ्रेंच हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया। एक का नाम है मार्क ब्लॉक एंड एक का नाम है लुइसन फेब्रे। और इन्होंने ना एक जर्नल शुरू किया सबसे पहले। ठीक है, तो जर्नल का नाम था एनालिज दे हिस्टोरी इकोनॉमिक एट सोशल। ठीक है, तो ये आपका फ्रेंच का है ना, तो इसका क्या बनेगा इंग्लिश में, एनल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री। सो दिस स्कूल चेंज द वे हिस्ट्री वॉज रिटन। तो हम देखते हैं कि ये जो एनल्स स्कूल है इसकी वजह से इतिहास को जैसे लिखा जाता है ना, उसमें क्या आ गया, बदलाव आ गया। ठीक है, और ये फोकस करता था नॉट जस्ट ऑन किंग, वॉर एंड इवेंट, बट ऑन सोसाइटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पीपल, एवरीडे लाइफ। तो देखो, जो हमारा ना पुराना पर्सपेक्टिव है, जो हमारा पुराना पर्सपेक्टिव है उसमें हम क्या देखते हैं कि भाई इतिहास में ना राजाओं के बारे में ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलता था। राजा, उसकी प्रजा, उसके मंत्री, उसके वॉर,
मतलब कि पूरी की पूरी जो हिस्ट्री थी ना वो इसके इर्द गिर्द ही घूमती थी। तो यहाँ पे ये एनएल स्कूल को बनाया गया, एनएल स्कूल को, ताकि जो शिफ्ट किया जा सके, केवल किंग, वॉर और इवेंट के बारे में ना लिखा जाए, सोसाइटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, लोगों की एवरीडे लाइफ जो होती है उन सब के बारे में लिखा जाए। इसके बाद हम इसका बात करेंगे कि इस स्कूल को, इसके पीछे का क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट रहा है। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 फ्रांस ने जर्मनी को डिफीट कर दिया था एंड देयर वॉज सेलिब्रेशन, प्राइड एंड होप इन द कंट्री। तो भाई हमें पता है ये बात तो कि वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस ने जर्मनी को डिफीट किया था, जर्मनी के ऊपर काफ़ी सारी जो ट्रीटीज़ लगा दी गई थी, फ्रांस में सेलिब्रेशन था, प्राइड थी। लेकिन उसके बाद ही 1920s में ग्रेट डिप्रेशन आया और हम देखते हैं कि काफ़ी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि लोगों ने अपनी जॉब्स को खो दिया, पैसा खो दिया, कॉन्फिडेंस जो था उनका सिस्टम में खो दिया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि हाउ कुड अ कंट्री दैट वॉन द वॉर नाउ सफ़र सो मच। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन आया। तो हम देखते हैं कि ओल्ड स्टाइल ऑफ हिस्ट्री फोकस करता था ओनली ऑन पॉलिटिक्स, रूलर्स एंड वॉर्स, और वो इस चीज़ का आंसर नहीं दे सकता था, इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे सकता था। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि नीड आई, ज़रूरत पड़ी एक न्यू काइंड ऑफ हिस्ट्री की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी एक न्यू काइंड ऑफ हिस्ट्री की आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। देन हम देखते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल जो बैकग्राउंड है, बिकॉज उस टाइम पे जो लोग हैं, जैसे हमारे ना वेरियस थिंकर्स होते हैं ना, हमारे थिंकर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, सोशोलॉजिस्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि सन 1800 और 1900 के बीच में नए नए सब्जेक्ट्स पढ़े जाने लगे थे, जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स ना उस टाइम पे पॉपुलर हो रहे थे। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स थे लोग इनको पढ़ते थे, जब वो इन्हें पढ़ते थे ना तो वो बन जाते हैं स्कॉलर्स। तो उनका जो एक हम कह सकते हैं कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है, वो लोगों को समझना शुरू कर देते हैं, सोसाइटी को समझना शुरू कर देते हैं, और उनका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। तो ओल्ड हिस्ट्री फोकस करती थी शॉर्ट टर्म इवेंट्स को, लाइक किंग, बैटल एंड डेट्स, बल्कि न्यू जो हिस्ट्री है वो डीप रीजंस को, कि ये चेंजेस जो हो रहे थे समाज में वो क्यों हो रहे थे, क्या उनके पीछे के रीजंस थे। अब यहाँ पे जो हिस्टोरियंस हैं वो रिटर्न रिकॉर्ड्स पे जो हैं डिपेंड करते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक फैमिली लाइफ, कल्चर आर नॉट फाउंड इन डॉक्यूमेंट, बट ये भी मैटर करता है हिस्ट्री के अंदर। तो ओवरऑल बस यही बताना है कि केवल हिस्ट्री जो होती है वो आपका जो किंग होता है उसके बारे में नहीं होता, पॉलिटिक्स और रूलर्स के बारे में, वॉर्स के बारे में नहीं होता, उसमें पीपल, सोसाइटी और कल्चर्स के बारे में भी लिखा जाना चाहिए। एनएल स्कूल क्यों ज़रूरी था? तो लोगों को चाहिए थे नए मेथड, जो भी उनके सामने नए क्वेश्चंस आ रहे थे इतिहास से जुड़े हुए, उनके आंसर्स उनको चाहिए थे। और हिस्ट्री को अब इससे केवल स्टोरीज बताना रूलर्स की काफ़ी नहीं था, अब हिस्ट्री को चाहिए कि वो रियल लाइफ, सोसाइटी और पीपल के बारे में बताए। सो मार्क ब्लॉक एंड ल्यूसेन फेब्रे स्टार्टेड द एनएल स्कूल टू, क्यों उन्होंने करा? ताकि वो सोशल साइंसेस के आइडियाज़ को यूज़ कर सके, लॉन्ग टर्म चेंजेस पे वो फोकस कर सके, ऑर्डिनरी पीपल, इकोनॉमी, ज्योग्राफी को वो स्टडी कर सके। साथ ही साथ क्या बड़े बड़े चेंजेस आए हिस्ट्री में, उनके पीछे के जो रीजंस हैं उन्हें वो जान सकें। तो ओवरऑल ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप कंक्लूजन में बताएंगे कि जो एनएल स्कूल है वॉज बॉर्न बिकॉज ओल्ड हिस्ट्री मेथड वर नॉट इनफ। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि ओल्ड हिस्ट्री मेथड इनफ नहीं थे, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना मॉडर्न सोसाइटी में, इन्हें सॉल्व करने के लिए। न्यू टाइम नीडेड न्यू वे ऑफ थिंकिंग, तो जो नया समय है उसमें नई वे ऑफ थिंकिंग आनी चाहिए। एंड एनएल स्कूल गेव हिस्ट्री अ ब्रॉडर एंड डीपर डायरेक्शन। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो एनएल स्कूल है इसकी वजह से हिस्ट्री को एक ब्रॉड और डीप डायरेक्शन मिला है। ओके गाइस, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर की जो भी क्लासेज हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। इसी तरीके से हम सारे आंसर्स को इन ईजी लैंग्वेज आपको बताएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं।